हेलो मीना, कैसी है तू? अच्छी हूँ भैया। आप रक्षाबंधन पर घर आ रहे हैं ना? हाँ, उम्मीद तो पूरी है। छुट्टी की अर्जी दे दी है मैंने। अच्छा ये तो बता, क्या गिफ्ट चाहिए तुझे रक्षाबंधन पर? आप बस जल्दी से आ जाओ, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा भैया। जब आप आओगे ना तो हम बहुत मस्ती करेंगे। भाभी और रिंकू ने पूरी तैयारी कर रखी है। जब आप आओगे ना तो कई सरप्राइज मिलने वाले हैं आपको। अरे वाह, बता ना क्या क्या तैयारियां हैं? अच्छा, भाभी से मुझे पिटवाना चाहते हो? खुद आना तभी देखना। अच्छा ठीक है। मीना और पुनीत सिर्फ भाई बहन ही नहीं बल्कि एक दूसरे की जान थे। पुनीत बड़ा भाई था और भारतीय सेना में कैप्टन था, जबकि मीना उसकी छोटी बहन कॉलेज में पढ़ रही थी। पुनीत और मीना के माता पिता का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। मीना की उम्र उस वक्त बहुत कम थी। ऐसे में पुनीत ने ही मीना को संभाला और बड़ा भाई होने के साथ साथ उसे माता पिता का भी प्यार दिया। पुनीत की पत्नी रिचा और 2 साल का बेटा रिंकू मीना के साथ अंबाला में रहते थे और पुनीत की पोस्टिंग लद्दाख में थी। पुनीत अपने बहन और परिवार से जितना प्यार करता था उससे कहीं ज्यादा अपनी मातृभूमि से करता था। उसने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो बड़ा होकर भारतीय सेना का हिस्सा बनेगा। वो अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी और लगन से करता था। एक दिन पुनीत के सीईओ कर्नल जर्नैल सिंह ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, कैप्टन, दुश्मन के खेमे में कुछ हलचल देखी गई है। फौरन पेट्रोलिंग बढ़ा दो और अपनी टीम को हर कंडीशन के लिए तैयार रहने को कहो। कोई शक? नो सर। और हां, मैं जानता हूं कि तुमने छुट्टी की अर्जी दी हुई है। तुम काफी समय से घर नहीं गए हो। यकीन मानो, मैं तुम्हें भेजना भी चाहता हूं, लेकिन फिलहाल जो माहौल है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए सर। ऐसे वक्त में मैं खुद भी घर नहीं जाना चाहूंगा सर। वेरी गुड कैप्टन, आई एम प्राउड ऑफ यू। पुनीत वहां से वापस अपने कमरे में आ जाता है। वो देश की सुरक्षा के लिए तैयार था और कर्नल के इंस्ट्रक्शंस के बारे में सोचने लगा और अपना टीम प्लान तैयार करने लगा। तभी उसके फोन की घंटी बजी। वो फोन उसके घर से था। घर का नंबर देखते ही पुनीत उदास हो गया। वो सोचने लगा कि अब मीना से क्या कहेगा, जो उसके घर आने का कब से इंतजार कर रही थी। पुनीत ने फोन उठाया और कहा, हेलो। गुड मॉर्निंग भैया, कैसे हो आप? वो मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि रक्षाबंधन पर जब आप आओगे तो मनाली भी चलेंगे। भाभी और मैंने पूरा प्लान बना लिया है। रिंकू के भी स्कूल की छुट्टियां हैं, बहुत मजा आएगा ना? क्या हुआ आपको? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो आप? तू चुप होगी तब तो कुछ बोल पाऊंगा ना। सॉरी भैया, चलो आप बोलो, मैं एकदम चुप रहूंगी, प्रॉमिस। हम मनाली नहीं जा पाएंगे बेटा, और शायद मैं रक्षाबंधन पर घर भी नहीं आ पाऊंगा। घर नहीं आओगे? ऐसे कैसे? आपने वादा किया था ना। पूरा 1.5 साल हो गया है आपको देखे हुए। पिछले साल भी मैं आपको राखी नहीं बांध पाई और आप कह रहे हो कि इस बार भी नहीं आओगे। लेकिन क्यों? बेटा आप समझा कर, बॉर्डर पर हालात ठीक नहीं है। यहां मेरी जरूरत है। और हमें आपकी जरूरत नहीं है क्या? बेचारी भाभी और रिंकू कितनी तैयारियों में लगे हैं। आपके लिए हम तीनों ने कितने सरप्राइज प्लान कर रखे थे। आप ऐसा करो कि ये आर्मी की जॉब छोड़ दो। आप तो इतने टैलेंटेड हो, अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको यहाँ, और आप हम सबके साथ भी रह सकोगे हमेशा। मीना, कैसी बातें कर रही है तू? ऐसे कह रही है जैसे मुझे जानती नहीं। आर्मी ज्वाइन करना बचपन से मेरा सपना था। देश के लिए लड़ने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, और तू मुझे। मीना नाराज हो जाती है और फोन बीच में ही काट देती है। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। पुनीत वापस फोन लगाता है तो फोन उसकी पत्नी रिचा उठाती है और पुनीत से कहती है, क्या हुआ, आप इस बार भी घर नहीं आ रहे क्या? हाँ रिचा, बॉर्डर पर हालात बदल गए हैं, छुट्टी नहीं मिल पाएगी। मीना कहाँ है? रो रही होगी। जी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझा लूंगी उसे। लेकिन फिर भी आप कोशिश करके देख लीजिए। रिंकू भी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है और मैं भी। रिचा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरा घर आने का मन नहीं करता? तुम तीनों से मिलने के लिए तड़प रहा हूं मैं, पर क्या करूं, देश पहले है ना। जी समझती हूं मैं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू रिचा, सब कुछ इतने अच्छे से संभालने के लिए। इसके बाद पुनीत फोन काट देता है। वो भी घर नहीं जा पाने से बहुत उदास था।
पर मीना और ऋचा के सामने दिखा नहीं सकता था। अब उसने अपना पूरा ध्यान दुश्मन के खिलाफ अपने टीम प्लान पर लगा दिया। पूरा प्लान तैयार करने के बाद उसने अपनी टीम को सब कुछ समझाया और खुद भी मुस्तैदी के साथ दुश्मन पर नजर रखने लगा। आधी रात का वक्त था। अचानक बॉर्डर के उस पार से कुछ हलचल सुनाई दी। पुनीत की आंखों में नींद नहीं थी। उसने जैसे ही हलचल महसूस की, उसने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया। थोड़ी ही देर बाद दुश्मन की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। पुनीत की टीम पहले से तैयार थी, इसलिए बिना समय गंवाए भारतीय जवानों ने भी गोलीबारी का पूरा जवाब दिया। दुश्मन पर पुनीत की टीम भारी पड़ रही थी, लेकिन अचानक एक जवान रामपाल को कंधे में गोली लग गई। पुनीत उसकी तरफ भागा और उसे कैंप भेजने के बारे में सोचने लगा। वो सोच ही रहा था कि अचानक दुश्मन की तरफ से ठीक उसी जगह पर एक बम फेंका गया। पुनीत ने बम को हवा में ही देख लिया था। उसने रामपाल को दूर धकेल दिया और उस बम के जमीन पर गिरने से पहले ही उसे अपने हाथ से पकड़ लिया, लेकिन वो खुद जमीन पर गिर गया। बम पुनीत के हाथ में ही फट गया। पुनीत का सीधा हाथ बुरी तरह से घायल हो गया। ये देखकर दूसरे जवानों ने तुरंत इस बात की खबर बेस कैंप को दी। कुछ ही देर में कैंप से कुछ जवान वहां पहुंचे। वे पुनीत और रामपाल को भी वहां से कैंप लेकर गए। वहां पुनीत की जांच हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल में पुनीत को ऑपरेट किया गया। उधर पुनीत की टीम ने उसके बनाए हुए प्लान के तहत ही दुश्मन का पूरे जोश के साथ सामना किया और जल्दी ही दुश्मन को घुटने टेकने पड़े। इधर अस्पताल में पुनीत का ऑपरेशन हो चुका था। उसे जैसे ही होश आया तो सामने डॉक्टर और कर्नल जरनैल सिंह खड़े थे। पुनीत को देखकर कर्नल मुस्कुराए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, वेल डन कैप्टन, नाउ होल नेशन इज प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। फिर पुनीत को बम धमाके के बारे में सब कुछ याद आता है। वो अपना सीधा हाथ हिलाने की कोशिश करता है, पर हिला नहीं पाता क्योंकि उसका हाथ था ही नहीं। ये देखकर पुनीत बौखला जाता है और कहता है, सर 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 मेरा हाथ, सर। बी रिलैक्स कैप्टन पुनीत, बम से निकले छर्रे आपके हाथ में बहुत अंदर तक घुस गए थे, इसलिए हमारे पास हाथ काटने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं था। आई एम रियली वेरी सॉरी। पुनीत शॉक में था। ये सब जानकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कर्नल ने उसके आंसू पोंछे और कहा, डोंट लूज होप कैप्टन, तुमने अपना काम बखूबी किया है और तुम्हारे टीम प्लान की वजह से ही हमने दुश्मन को वापस भागने के लिए मजबूर कर दिया। तुमने अपने साथियों को बचाने के लिए उस बम को अपने हाथों में पकड़ा। तुम्हारा यह बलिदान पूरा देश याद रखेगा। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे घर जाने का सारा इंतजाम करवाता हूं। पुनीत बहुत उदास था। वो कर्नल से इस हादसे के बारे में उसके घर पर बताने को मना कर देता है। 2 दिन बाद उसे 2 जवानों के साथ घर भेजा जाता है। घर का दरवाजा मीना खोलती है। पुनीत को देखकर मीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी से चिल्लाती है, भैया इतना बड़ा सरप्राइज! भाभी, रिंकू जल्दी से यहां आओ, देखो कौन आया है। इतना कहकर मीना पुनीत के गले लग जाती है। तभी उसे पुनीत के कटे हुए हाथ का एहसास होता है। फिर वो पुनीत को ध्यान से देखती है। उसका ध्यान पुनीत के बाकी शरीर पर लगी चोटों पर भी जाता है। वो रोने लगती है। तब तक रिया और रिंकू भी वहां आ जाते हैं। वो भी पुनीत का हाल देखकर बहुत दुखी होते हैं। मीना पुनीत को अपने साथ घर के अंदर लाती है और उसके साथ आए दोनों जवानों को भी अंदर लाकर बैठने को कहती है। फिर मीना पुनीत के पास बैठकर उसके कटे हुए हाथ को एकटक देखने लगती है। फिर रोते हुए कहती है, कहा था मैंने आपसे, छोड़ दो ये आर्मी की जॉब। मुझे इस बात का बिल्कुल अफसोस नहीं कि मैंने अपने देश के लिए अपना एक हाथ खो दिया। देश के लिए बलिदान का मौका तो किस्मत वालों को मिलता है पगली, और तुझे तो खुश होना चाहिए। अब आ गया हूं मैं तेरे पास हमेशा के लिए। बस एक ही बात का अफसोस है कि अब मैं तेरी राखी का मान कैसे रखूंगा, कैसे करूंगा तेरी रक्षा। नहीं भैया, नहीं, ऐसा मत कहो। आपने सिर्फ अपनी बहन की ही नहीं बल्कि दुश्मन से लड़कर देश की हर बहन की रक्षा की है। मेरी नजर में आप जांबाज थे, अब भी हो और हमेशा रहोगे। इतना कहकर मीना फिर से पुनीत के गले लग जाती है। रिया, रिंकू और दोनों जवानों की आंखों में भी आंसू थे।
2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार आता है। मीना बहुत खुश थी। वो पुनीत के दूसरे हाथ पर राखी बांधती है और बड़े प्यार से कहती है, आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया हो। आई एम प्राउड ऑफ यू भैया। Please subscribe this channel.